जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हैदराबाद निगम चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। आपको बता दें, रुझानों में 94 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बहुत ही भारी बढ़त बीजेपी को और टीआरएस को 33 सीटों पर बढ़त हासिल है। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर है। एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो हैदराबाद निगम चुनाव जिसकी मतगणना जारी है और हमने देखा किस तरह से जो चुनाव प्रचार है वो भी धुआंधार हुआ और बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा सभी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और आप उसका असर भी देख रहे हैं। बीजेपी को भारी बढ़त मिलते हुए इन लोकल चुनावों में हैदराबाद निगम चुनाव की मतगणना इस वक्त जारी और आप देख रहे हैं जो आंकड़े जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक हैं बीजेपी के लिए। पिछले चुनावों में देखिए 4 सीटें मिली थी बीजेपी को और इस वक्त 94 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीआरएस को 99 सीटें मिली थी और इस बार 33 सीटों पर उसको बढ़त है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान टीआरएस के लिए। और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर पार्टी जिसको 44 सीटें पिछली बार मिली थी नगर निगम के चुनाव में और इस बार भी वो तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। लेकिन भारी बढ़त बीजेपी के लिए। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रविंद्र, इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए भारी बढ़त मिलते हुए बीजेपी को? देखिए मीमांसा, करीब 50 मिनट पहले एक और बड़ी खबर आई थी उस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट में कि कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला। ये अपने आप में इत्तेफाक है कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जिसने सालों तक शासन किया, वो खबर आ रही है कि उसने भी अपना खाता खोला। और बड़ी बात है जाहिर तौर पर कि बीजेपी अर्श जो फर्श थे उससे अर्श पर पहुंचने के करीब है, 90 के करीब सीटों पर लीड करी है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इसे जो ओवैसी ने कहा था कि गली मोहल्ले के चुनाव में बीजेपी अपना सारा चीज झोंक रही है, प्रधानमंत्री को भी उतार दे। उसका जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिया था कि कितनी सीटें हैं, कितने पॉपुलेशन है, कितना इसका बजट है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी केवल इस चुनाव को ही जीतना नहीं चाहती बल्कि एक संदेश भी देना चाहती थी और इसके 3-4 संदेश जाहिर तौर पर थे, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी का प्रेजेंस शुरू से रहा है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जो रीजन था बीजेपी का प्रेजेंस रहा और वहां से 3-4-2-1 सांसद उसके चुने जाते रहे। आंध्र प्रदेश में उतने उसके संगठन मजबूत नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर जीत होती है, उसका मेयर बनता है, तो जाहिर तौर पर इसका संदेश जाएगा तेलंगाना में और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक अच्छी स्थिति में वहां पहुंच सकती है। और बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से वहां पर बाईपोल हुए थे जिसमें सफलता मिली थी, बीजेपी वहां पर सत्ता में भी आएगी। तो कहीं ना कहीं संदेश था तेलंगाना के लिए, संदेश ओवैसी के लिए, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद या ओल्ड हैदराबाद के नाम पर पूरे हैदराबाद रीजन को माना जाता था ओवैसी का गढ़, और जो चाहेंगे वो करेंगे। इस तरह का कहीं ना कहीं बाहर अगर देखा जाए हैदराबाद के बाहर या पूरे देश में एक संदेश इस तरह का परसेप्शन था कि जो ओवैसी चाहेंगे वही होगा। लेकिन वहां पर योगी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं और भाग्यनगर, हैदराबाद का नाम बदलने की बात करते हैं भाग्यनगर, यानी निजाम काल से एक मन स्थिति थी, वो गुलामी काल हिस्ट्री में जिसको कहा जाता है, उससे छुटकारा दिलवाएगा बीजेपी। एक संदेश वहां पर गया जिसका नतीजा अभी जो देखने में आ रहा है, हालांकि अंतिम नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन जो अभी दिख रहा है तो भाग्यनगर बीजेपी ओवैसी को चुनौती, तेलंगाना में जाना। और एक इससे बड़ी बात है मीमांसा कि जो बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, सभी विपक्षी दल कांग्रेस, ममता बनर्जी और दूसरे दल कि ओवैसी बी टीम है, जिस तरह बिहार में आरजेडी को हराया महागठबंधन को, उसी तरह बंगाल में अब उनकी अगली मुहिम चलेगी। तो कहीं ना कहीं उसको भी पीछे छोड़ने की रणनीति, सोची समझी रणनीति भी कहा जा सकता है कि ओवैसी हमारा हितैषी नहीं है
बल्कि ओवैसी को उसके गढ़ में हम टक्कर दे रहे हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी या टीएमसी के खिलाफ केवल बीजेपी है, वहां कोई उसकी बी टीम नहीं होगी। चलिए, प्रसाद भोसेकर भी हमारे साथ हैं। प्रसाद भोसेकर, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि जो असली लड़ाई है वो तो दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए हो रही है। बिल्कुल मीमांसा, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। लेकिन जहां तक जीएचएमसी के इलेक्शंस और अभी रिजल्ट्स की बात करें तो ये थोड़ा सा पेचीदा है। 150 सीट है जीएचएमसी में और सिंपल मेजॉरिटी के लिए 76 चाहिए जीतने के लिए। लेकिन अगर नंबर कम पड़ते हैं इसमें टीआरएस को मान लीजिए, तो उनके पास एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जिनमें के एमएलएस, एमपीस और एमएलसीज होते हैं, जो टीआरएस के पास 28 है। तो यहीं पर जो है बीजेपी को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बाद में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन फिर से तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ जाकर मिल जाएगी। तो ये अभी हम जो देख रहे हैं वो शुरुआती रुझान है, क्योंकि बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ था। बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले राउंड की अभी अभी शुरू हुई है। जरूर रुझानों में हमको बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और एक राउंड के होने के बाद तभी स्थिति साफ हो सकती है। और जैसा कि समझा जा रहा है कि 150 में से अगर 76 आ गए तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का जो वोट रहेगा, जो एमएलएस, एमपीस और एमएलसीस है, वो काफी महत्वपूर्ण है। जी, हमारे साथ अब बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, बहुत ही भारी बढ़त यहां मिलते हुए हैदराबाद नगर चुनावों की, और कहने को तो ये लोकल चुनाव है, लेकिन आपने तो इसे एक बड़ा लॉन्च पैड बना लिया है आगे के लिए, क्योंकि तैयारी तो अब तेलंगाना विधानसभा चुनावों की आप कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये 2023 का जो चुनाव आने वाले समय में तेलंगाना में होने वाला है, ये एक उसका जो है झलक है। और ये दिखा रहा है कि दक्षिण भारत में अब भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता किस तरह से बढ़ रही है। और ये चुनाव बहुत उत्साहवर्धक है। इनके परिणाम जो हालांकि अभी बहुत ही प्रारंभिक रुझान है, इसको हमें इंतजार भी करना पड़ेगा और हम बहुत धैर्य के साथ में, संयम के साथ में इस पूरे परिणाम, जो अंतिम परिणाम तक इसका इंतजार भी करेंगे। लेकिन ये निश्चित ही हमको बहुत आशान्वित कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का संचार करने वाला परिणाम है। और मैं समझता हूं कि भविष्य में जो हमारी जो योजना है और जो हम जिस पर काम कर रहे थे लगातार 2014 के बाद से, कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो, उसके लिए सदस्यता अभियान हो, संपर्क अभियान हो, लगातार हमने वहां पर सदस्यता को अपनी बढ़ाया, हमने संपर्क को बढ़ाया, हमने प्रशिक्षित किया कार्यकर्ताओं को। उसका आज कहीं ना कहीं हमको परिणाम देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि भविष्य में ये बहुत अच्छा हमें संकेत है दक्षिण भारत की तरफ फिर से आगे अपने संगठन के विस्तार के लिए, और संगठन विस्तार के साथ साथ वहां के विकास के लिए दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी जो विकास की योजना है उसको आगे बढ़ाना। जी, गीता भट्ट भी हमारे साथ अब हैं। गीता भट्ट जी, लेकिन एक ऐसा लोकल चुनाव जिसमें हमने सड़क, बिजली, पानी के बारे में चर्चा कम, और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई, जिन्ना की भी इस चुनाव में एंट्री हो गई, निजाम कल्चर से मुक्ति दिलाएंगे, ये सारी बातें हो गई। ये भी आप बदलते हुए आप ये परिस्थितियां देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी जाती है ये मुद्दे जरूर उठते हैं। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये विषय जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो भारत की भूमि है, भारत की संस्कृति है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आप देखेंगे कि आज जनता जो है इन विषयों के ऊपर जागरूक हो रही है, संवेदनशील हो रही है और इन्हें गंभीरता से लेती है। और यही कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हैदराबाद के निकाय चुनावों में भी जिन विषयों को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा, आप देखेंगे कि उनको जो जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि विकास जो एक विषय है, उसके साथ साथ विकास के साथ ये जो विषय है ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं आज भारत की जनता के बीच में। साथ ही आप देखेंगे कि जो पार्टियां जैसे कि ऑल इंडिया MIM जो ये बताते हैं कि हैदराबाद उनका एक तरह से गढ़ है,
तो एक जो ध्यान देने वाला विषय है वो यह है कि 150 जो सीटें हैं उनमें से सिर्फ 51 सीटों पर ही उन्होंने अपने प्रत्याशी ऑल इंडिया MIM ने खड़े किए हैं। सारी सीटों पर, जिसे वो अपना गढ़ बताते हैं, वहां भी उन्होंने सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। ये अपने आप में बताता है कि वो जो बड़ा एक सीमित दायरा या पॉकेट्स हैं जहां उन्हें लगता है कि भाई उनको विजय मिल सकती है, वहीं उन्होंने अपने लोगों को खड़ा किया है। पिछली बार भी उनकी 44 सीटें थी। अभी जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं वो रुझान कोई बहुत मतलब पॉजिटिव नहीं है उनके लिए, लेकिन ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने की जो मुहिम में लगी हुई है, उसकी अपना जहां वो बेस अपने आप को बताते हैं वहीं वह कितने कमजोर हैं। साथ ही साथ TRS के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का एक आप देखेंगे कि एक वातावरण बन रहा है। और जो अभी दुबक्का का जो वहां पे अभी उपचुनाव हुआ उस विधानसभा में, जो कि 2018 में बहुत बड़े बहुमत से जीता गया था TRS के द्वारा, उसको बीजेपी ने अभी मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले ही वो चुनाव हुआ है और उसमें बड़ी अच्छी विजय बीजेपी को वहां मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखा रहा है कि किस तरह से वहां जनता में एक बदलाव आया है, जिस प्रकार से वो सोच रहे हैं, किस प्रकार से विषयों को समझ रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक, अगर कांग्रेस की बात की जाए जो कि बहुत ही ताकतवर पार्टी वहां पर मानी जाती थी, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। वो तो पूरी तरह से गायब हो गई है, इररेलेवेंट हो गई है। देखिए मीमांसा जी, देश की राजनीति एक खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के या फिर प्रधानमंत्री की बात कर ले, पिछले कुछ दिनों से वो लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे थे। उनके नेताओं ने स्थानीय चुनाव में इसी लोकल चुनाव को ही वोकल बना दिया। इस चुनाव में चर्चा किन चीजों पे होनी चाहिए थी? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, गली पे, नाला पे, मकान पे, शहर के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। इनके बड़े बड़े पूरे सरकारी अमलों को उतार दिया गया केवल इस बात के लिए कि आप वहां जाकर के धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करें, आप वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आप वहां जाकर के भाग्यनगर नाम बदलने की बात करें, और खास करके हैदराबाद में ही सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात। जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को वहां उछाला गया, मैं समझता हूं कि हैदराबाद के लोग, जो लोग वहां पे हैं, वो लोग इस चक्कर में आ गए या इस झांसे में आ गए। वो समझ नहीं पाए कि हमारे अपने जो समस्या है वो यहाँ के लोग समझेंगे। ये राष्ट्रीय नेता जो आज आए हैं उन पटोले पर बैठ के, वो आज आए हैं, कल नहीं आएंगे, कल से आना बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, नेशनल पार्टी होने के बावजूद ग्रैंड ओल्ड पार्टी, वो लोकल पार्टी भी नजर नहीं आ रही है अब तो। जो लोकल चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी उसकी बिल्कुल रेलेवेंस खत्म होती जा रही है। क्या ये चिंता आपकी पार्टी को, कांग्रेस की पार्टी को करनी चाहिए या दूसरी पार्टी को करनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता की एक भूख जो है, वो स्थानीय स्तर के लोकल चुनाव में भी जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे अमले को झोंक दिया, मुझे लगता है कि ये खतरनाक ट्रेंड है। जिसके पास इतने अमले नहीं होंगे, जिसके पास इस तरह से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या तमाम तरह के नेता, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे को उतार दिया गया, उसमें 60 झूठ का पुलिंदा लेकर के वो घूम रहे थे। जाहिर तौर पर उन्होंने इस चुनाव में सफलता तो पाली है। चलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी बार हाथ उठा रहे हैं, आप जल्दी से अपना रिएक्शन। के शर्मा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस के जो समर्थक बोल रहे थे कि गली मोहल्ले के विकास की चर्चा होनी चाहिए। तो आपने ठीक कहा कि अब ये कांग्रेस गली और मोहल्ले की भी पार्टी नहीं बची। इस स्तर पर ये एक सीट भी, यानी इनकी जो है वहां पोजीशन गली मोहल्ले तक नहीं रहती। तो खैर कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं जो दूसरी बात पर, गीता जी की बात पर एक लाइन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि MIM 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, इतनी बड़ी पार्टी बनने की बात करती। वास्तव में ये क्या था? ये TRS, जो बात हमारे गृह मंत्री से अमित भाई शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेखित किया था कि ये क्या है, लोगों से छुपाकर कमरे के अंदर जो इनकी जो गुपचुप समझौते थे, ये उसका कारण था कि 51 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी TRS पर उन्होंने छोड़ दिया। ये जनता के बीच इनकी जो है हिम्मत नहीं थी कि बताएं खुलकर कि हमारा TRS का और MIM का जो है समझौता है। तो ये जो अंदर खाते जो इनका था, इसके कारण से वो 51 सीटों पे लड़े MIM, और बाकी सीटों को उन्होंने TRS को छोड़ दिया। लेकिन अब ये दोनों चीजें जनता के बीच एक्सपोज हो गई थी इस चुनाव में। इस चुनाव में हमने स्पष्ट कर दिया, इनको खोल दिया कि ये दोनों अंदर खाते मिले हुए लोग हैं और ये MIM से मिलकर इस तरह की जो है क्रिमिनल पॉलिटिक्स और इस तरह की जो चीजें यहाँ पर ये करते हैं, इसको हैदराबाद की जनता जाने। और दूसरी बात, अभी जो इन्होंने कहा, अरे भाई आपने त्रिस्तरीय चुनाव क्यों बनाया था?
आपको बड़े ढंढोरे पीटे जब राजीव गांधी जी ने उसको जो है 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत कहा, तो क्या इस चुनाव का कोई वैल्यू नहीं है? कांग्रेस जो है इसकी नगर निगम जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसकी कोई कीमत नहीं समझती है। चलिए के शर्मा जी, ये एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर 94 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है तो ये बहुत ही अहम उपलब्धि से कहा जाएगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और टीआरएस जहां कह रही थी कि 100 सीटों से ज्यादा उससे मिलने वाली हैं, यहां पर वो 33 पर ही अगर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो ये बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा झटका ये टीआरएस के लिए भी है। लेकिन हमें अभी नतीजों का इंतजार करना है, ये सिर्फ अभी रुझान है। लगातार हमारी चर्चा भी जारी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.